नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही थी रेलवे एनसीईआरटी सीरीज जो हमने चालू करी है एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम्स जो आपकी होने वाली है बहुत ही जल्दी उनके लिए, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए 6 नंबर का वीडियो लेकर आया हूँ। इसके पहले मैं इस सीरीज के 5 वीडियो कंप्लीट करा चुका हूँ। जिन भी बच्चों ने नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। जो नए बच्चे हैं मैं उनको थोड़ा सा बता दूं शुरू के 1 मिनट में कि हम इस रेलवे एनसीईआरटी सीरीज़ के अंतर्गत जो हमारी एग्जाम्स होने वाली है एनटीपीसी और ग्रुप डी, उसके लिए 3000 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपके लिए 100 वीडियो लेकर आऊँगा और हर वीडियो में मैं आपको लगभग 30 क्वेश्चन दूंगा। और ये सभी एनसीईआरटी के सभी टॉपिक्स जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी से होंगे। और ये 3000 क्वेश्चन टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस भी बच्चे ने देख ली थी ये मानिए कि एनटीपीसी ग्रुप डी में उसके पूरे मार्क्स आने की संभावना है, क्योंकि एनटीपीसी और ग्रुप डी जो रेलवे के एग्जाम है उनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ वीडियो को फटाफट सभी स्टूडेंट्स एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ सभी व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप पर फटाफट शेयर कर दीजिए। जितनी ज़्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतनी जल्दी इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट आते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि हर बच्चे को देखिए, आप लोग है ना कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का कमेंट नहीं करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप याद नहीं कर पाएंगे, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे हर क्वेश्चन का आंसर, तो आपको याद नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में नोट करना है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के नामचिक और नामफुक क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए अरुणाचल प्रदेश में 2 क्षेत्र हैं, एक का नाम है नामचिक और दूसरे का नाम है नामफुक। ये क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है इनमें से? तो नोट करना दोस्तों, ये प्रसिद्ध है कोयले के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अभी कहाँ पर स्थित है तो याद रखिएगा, जो नामचिक और नामपुन कोयला क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में। किस जिले में स्थित है ये दोनों क्षेत्र? अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है, ठीक है ना। और ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण क्या होगा? बताएंगे। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों 0 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश से थी? बताएंगे। गौतम बुद्ध की जो माँ थी महामाया वो किस वंश से थी? तो नोट कीजिए दोस्तों, कोलियान वंश से थी। गौतम बुद्ध की जो माँ थी महामाया वो कोलियान वंश की थी। नोट करते जाना, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इस्कॉन की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सब जानते होंगे इस्कॉन के मंदिर अधिकतर शहरों में मिल जाते हैं आपको। तो इस्कॉन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1966 में हुई थी। कब हुई थी? 1966, मतलब ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। कहाँ पर हुई थी? तो न्यूयॉर्क में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क में। इस्कॉन को पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इस्कॉन को? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थल किस प्रदेश में? बताएंगे। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थल किस प्रदेश में है? तो ये स्थित है दोस्तों गोवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। इसके निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण हुआ है दोस्तों 1594 से लेकर 1605 के बीच हुआ है। नोट कर लेना, 1594 से लेकर 1605 के बीच हुआ, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। ये एक ईसाई गिरजाघर है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? बताएंगे। इनमें से किस पदार्थों को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, फेरिक क्लोराइड। कौन सा पदार्थ है वो? फेरिक क्लोराइड। अगर आप इसको लगा लेंगे जहां से आपको रक्त निकल रहा है तो वहां से रक्त बहना बंद हो जाता है, ठीक है ना, फेरिक क्लोराइड को लगाने से। अगला प्रश्न देखिए, स्थलाकृतियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताएंगे। स्थलाकृतियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो नोट करना दोस्तों, इसको कहा जाता है भूगर्भ शास्त्र। क्या कहा जाता है? भूगर्भ शास्त्र कहा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि विभिन्न स्थलाकृतियों के निर्माण की प्रक्रिया और इसके आकार का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? विभिन्न जो स्थलाकृतियां होती है उनके निर्माण की प्रक्रिया और उनके आकार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, भूगर्भ शास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? बताएंगे। कंपास की सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो दोस्तों ये करती है चुंबकीय दक्षिण ध्रुव की। किसकी ओर संकेत करती है? चुंबकीय दक्षिण ध्रुव की ओर संकेत करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेहरू समिति द्वारा संविधान का ड्राफ्ट कब तैयार किया गया था? बताएंगे। नेहरू समिति द्वारा संविधान का ड्राफ्ट कब तैयार किया गया था? तो नोट कीजिए दोस्तों, ये किया गया था 1928 ईस्वी में। कब किया गया था?
1928 ईस्वी में तैयार किया गया था, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, बताएंगे। डिहाइड्रेशन आपको किसकी कमी से हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है कभी कभी, तो नोट करना दोस्तों, ये लवण की कमी से होता है। डिहाइड्रेशन जब भी होता है तो आपको शरीर में लवणों की कमी हो जाती है, खासकर सोडियम की। कौन सा है वो लवण, खासकर सोडियम की। इस रोग में ORS घोल का सेवन आप करते हैं। आपको पता होगा कि जब भी आपको डिहाइड्रेशन होता है तो डॉक्टर आपको ORS घोल का बोलता है, या फिर नमक, चीनी या फिर शरबत पीना चाहिए आपको, डॉक्टर ऐसी सलाह देता है, ठीक है ना। तो लवण की कमी से। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी नदी में सर्वाधिक पानी है, इनमें से बताएंगे। तो नोट कीजिए दोस्तों, अमेजन नदी है। इनमें से जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से अमेजन नदी में सबसे ज्यादा पानी। देखिए अमेजन ब्राजील की एक नदी, आपको पता है ना, जो जल की मात्रा के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी जानी जाती है। सबसे ज्यादा जल किसमें है, अमेजन नदी में है, ठीक है ना, ब्राजील की एक नदी है। अगला प्रश्न देखिएगा, केप कैनेडी का पुराना नाम क्या, बताएंगे दोस्तों। कैप कैनेडी का पुराना नाम क्या है, तो कैप कैनवेरल। नोट करना, कैप कैनेडी का पुराना नाम क्या है, कैप कैनवेरल। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है, अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित है। और ये स्थान किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा, रॉकेट लॉन्च के लिए प्रसिद्ध है स्थान, ठीक है ना। अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित है और रॉकेट लॉन्च के लिए यह स्थान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिवारिक न्यायालय को कौन तैयार करता है, पारिवारिक न्यायालय को कौन तैयार करता है, तो नोट करना, राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सरकारें तैयार करती है। कौन तैयार करता है, राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश तैयार करती है। अगला प्रश्न देखिए, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, बताएंगे। सोडा वाटर बनाने के लिए, जो सोडा वाटर होता है ना, उसको बनाने के लिए कौन सी गैस तैयार की जाती है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न देखिए, आगरा से फतेहपुर सीकरी को राजधानी कौन ले गया, बताएंगे। आगरा से फतेहपुर सीकरी को राजधानी कौन ले गया, तो ये ले गया था दोस्तों अकबर। आगरा से फतेहपुर राजधानी अकबर ले गया था, ठीक है ना। जहांगीर ने इसका नाम फतेहपुर सीकरी रखा था। किसने रखा था, फतेहपुर सीकरी जहांगीर ने रखा था, ठीक है ना। तो नोट करना, ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था, बताएंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों आपका बेलग्रेड पे। कब हुआ था, 1961 में हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस इनमें से कौन सी, बताएंगे। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस इनमें से कौन सी दोस्तों, ये बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, एक घूर्णनी फ्लाई व्हील का RPM निम्नलिखित द्वारा मापा जा सकता है, बताएंगे। किसके द्वारा मापा जा सकता है, एक घूर्णनी फ्लाई व्हील के RPM को दोस्तों ये मापा जा सकता है स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा मापा जा सकता है, स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा मापा जा सकता है। और वायु की गति एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है ना। एनीमोमीटर से क्या मापी जाती है, वायु की गति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया था। वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया था, तो नोट करना, द वेल्थ ऑफ नेशंस में। किस पुस्तक में हुआ था वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मास्टर ग्रंथि। तो दोस्तों ये कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को। शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, बताएंगे। पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, दोस्तों ये पाई जाती है आपकी लाल मृदा। कौन सी मृदा पाई जाती है, लाल मृदा। देखिए राढ़ क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल में है वो छोटा नागपुर का पठार और गंगा डेल्टा के बीच स्थित है। कहाँ पे स्थित है, छोटा नागपुर का पठार और गंगा डेल्टा के बीच स्थित है, ठीक है ना, जो पश्चिम बंगाल में राढ़ क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखिए, अब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना कितनी बार बदली गई है, तो नोट कीजिएगा, अब तक जो भारत का संविधान है उसकी प्रस्तावना एक बार बदली गई है। 1976 में संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता वाले शब्द जोड़े गए थे। कब बदली गई थी, एक बार 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था, 42वां। और क्या क्या जुड़ा था उससे, प्रस्तावना में क्या क्या जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्षता, साथ में समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है, विज्ञान की पेट्रोलॉजी शाखा का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है, तो नोट कीजिए, विज्ञान की जो पेट्रोलॉजी शाखा होता है उसका संबंध होता है चट्टान व खनिजों से। पेट्रोलॉजी में क्या होता है, चट्टानों के प्रकार, संरचना, उत्पत्ति इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। कितने का अध्ययन किया जाता है, चट्टानों के प्रकार,
चट्टानों की जो संरचनाएं होती है और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, बिहार शब्द किससे उत्पन्न हुआ है, बताएंगे। बिहार शब्द किससे उत्पन्न हुआ है, तो दोस्तों ये उत्पन्न हुआ है बौद्ध मठ से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम युवाओं के प्रशिक्षण के लिए शुरू किया गया था, तो नोट करना दोस्तों, ये किया गया था ट्राइसेम, TRYSEM, ये युवाओं के प्रशिक्षण के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। फुल फॉर्म क्या है ट्राइसेम का, तो नोट करो, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवा प्रशिक्षण बोलते हैं इसकी। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो नोट करना, इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1979 को, ठीक है ना। एक बार फिर से इसका फुल फॉर्म सुन लीजिए, T फॉर ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवा प्रशिक्षण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा, खालसा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, तो नोट कीजिए, ये की थी गुरु गोविंद किसने की थी खालसा की स्थापना, गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी 1699 में, ठीक है। कब की थी, 1699 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, बसंत व नीप ज्वार में कितना समय अंतराल होता है, बताएंगे। बंसत ज्वार और नीप ज्वार में लगभग 7 दिन का अंतर होता है दोस्तों। बंसत व नीप ज्वार में कितने समय का अंतर होता है, 7 दिन का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है, तो नोट करना दोस्तों, ये है 60% हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है, ठीक है ना। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, देखिए थार मरुस्थल विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, 10वें नंबर पर आता है जो थार मरुस्थल, ठीक है ना। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो यह मरुस्थल है भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देना, कुछ दिनों पूर्व पशु हत्या के लिए किसने बैन लगाया, बताएंगे। कुछ दिनों पर पशु हत्या के लिए इनमें से किसने बैन लगाया था, इतिहास का क्वेश्चन है, तो नोट करना दोस्तों, अकबर ने बैन लगाया था 1583 में। कब लगाया था, 1583 में अकबर ने पशु हत्या पर रोक लगा दी थी। हालांकि ये रोक अकल्पित रही थी, मतलब इसका मतलब नहीं लगा था, लेकिन फिर भी उन्होंने लगाई थी। किसने लगाई थी, किस मुगल शासक ने लगाई थी, अकबर ने। अगला प्रश्न, यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी, बताएंगे दोस्तों। यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो नोट कीजिए दोस्तों, अंग्रेजी व फ्रेंच है। कौन सी यूएनओ की कार्यकारी भाषा, अंग्रेजी और फ्रेंच है। दोस्तों आज का हमारा 6 नंबर का वीडियो रेलवे एनसीईआरटी सीरीज का कंप्लीट होगा। इसके पहले 5 वीडियो नहीं देख लीजिएगा, और प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को एक लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतनी जल्दी नेक्स्ट पार्ट आएगा इस वीडियो का। 3000 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है एनटीपीसी ग्रुप डी में। और जो नए बच्चे आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आपको ऑल नोटिफिकेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।